नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है पीयूष और आज का जो वीडियो लेके आए हैं हम, वो वीडियो होने वाला है आरजे रौनक की तरफ से। और वीडियो का जो टाइटल है वो है टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान, जो कि होना भी चाहिए ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए जो कि अभी रिसेंटली उसने की है। हमारे 28 इंडियन सिटीज़न जो है इस कायराना हमले में मारे गए और उसके बाद से पाकिस्तान की पैंट गीली हुई पड़ी है। वो सोच नहीं पा रहा है कि इंडिया क्या करने वाला है ऐसा, और अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है वो कि कैसे बचा जाए, कैसे छिपा जाए, कैसे क्या किया जाए। तो कभी तो गीदड़ भभकी देते हैं, कभी लौट के आ जाते हैं कि भाई हम निष्पक्ष जांच कराने के पूरे सहयोग में हैं। और सब कुछ जानने के बावजूद भी ये पाकिस्तानी पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं ये लोग, इतने चिकने घड़े हैं, इतने बेशर्म लोग हैं। इनको सबको पता होता है कि हमारे ही लोग हैं, हम ही हैं जो ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। हम तो जब से पैदा हुए हैं, जब से पाकिस्तान बना है, तब से लेके आज तक हमारा कोई काम ही नहीं रहा। हमारा काम ही है सिर्फ इंडिया में जाके कुछ उल्टा सीधा करने का, कैसे भी अपनी जनता को मूर्ख बनाना है, कैसे भी अपने यहाँ के लोगों को ये दिखाना है कि भाई इंडिया तुमको आके मार देगा और हम ही बचा सकते हैं तुमको, क्योंकि उनकी पूरी दुकान इसके इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, तो आरजे रौनक का ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले वीडियो देखते हैं और बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बात यह है कि पहलगाम पर हुए अफसोसजनक हमले को 3 दिन बीत चुके हैं। इन 3 दिनों में ही भारत के बिना कुछ किए ही पाकिस्तान का खून सूख चुका है। सुबह दूध वाला घंटी भी बजाता होगा तो शहबाज शरीफ को लगता होगा कि चप्पल लेकर कहीं अमित शाह तो नहीं आ गए पीटने। कोई जोर से डकार भी मार दे तो जिहादी मुनीर को लगता है कि किसी ने उसकी छत पर बम तो नहीं फेंक दिया। सोते वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अपना ही हाथ अपने मुंह पर लग जाए तो डर के मारे उनकी चीख निकल जाती है। एक वक्त जो बेगैरत हाफिज सईद भारत को धमकी देता था कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे, सुना है जब से मोदी ने पाताल से ढूंढकर मारने की धमकी दी है तब से वो अपने खुद के जांघिए में मुंह छिपाकर बैठा है। ये औकात है इन बेशर्मों की। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और अभी तो भारत ने कुछ किया भी नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अगर सच में हिंदुस्तान ने आने वाले कुछ सालों में डैम बनाकर पाकिस्तान आने वाला सारा पानी रोक दिया तो वैसे ही सारे मारे जाएंगे। पाकिस्तान के 70% लोग आज भी खेती पर डिपेंड करते हैं। इस खेती के लिए 90% पानी भारत से आने वाली नदियों से मिलता है। अगर भारत ने ये पानी भी रोक दिया तो बिना युद्ध के ही ये भिखारी मुल्क जिंदा दफन हो जाएगा। 4 दिन हो गए हादसे को, मगर सरकार के एक मंत्री ने भी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। लेकिन ये बेगैरत अभी से खटारा मोटरसाइकिल की तरह धुआं छोड़ रहे लगातार। इनके मंत्री भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ। याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। LOC के पास इनके फौजी गोलाबारी कर रहे हैं। उनके उधार के लड़ाकू विमान बेवजह हवा में उड़कर तेल फूंक रहे हैं। और ये सब तब है जब भारत ने अब तक युद्ध की बात तक नहीं की है। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो भी वहशी पहलगाम में जो वारदात हुई उसके पीछे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन खुद वहशी होने के नाते पाकिस्तान को पता है कि अंकिल बात तो हमारी हो रही है और हमारी तुड़ाई शुरू होने वाली है। और दोस्तों, जैसी खबरें आ रही हैं ना, मैं दावा कर सकता हूं कि इस बार जो पाकिस्तान की हालत होगी, अगर सब कुछ उस प्लान के हिसाब से हुआ तो अगले सीजन में IPL में आपको 10 की बजाय 12 टीमें दिखेंगी। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। पाकिस्तानी फौज ने जोश जोश में आकर पहलगाम में कत्लेआम तो कर दिया है। अब उसे भी ये समझ में आ रहा होगा कि इस बार मामला उनके हाथ से निकल गया है। आप खुद सोचकर देखिए, जिस मुल्क को $1-1 बिलियन की भीख मांगने के लिए सऊदी अरब से लेकर वर्ल्ड बैंक और चीन तक धक्के खाने पड़ते हैं, अगर ऐसे मुल्क को 10 दिन भी युद्ध लड़ना पड़ गया तो उनकी क्या हालत होगी। खत्म। यहां भारत ने तो अपनी फौजें तैयार कर ही ली हैं। जमीन से लेकर समुद्र तक हमने पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। उधर पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के दुश्मन बैठे हैं, वो लोग जिनका पाकिस्तानियों ने जीना मुहाल कर दिया है, वो भी इसे मौके के तौर पर देख रहे हैं। तालिबान और तहरीके तालिबान को लग रहा है कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तहरीके तालिबान और PTM जैसे संगठन खैबर पख्तूनख्वा एरिया में पाकिस्तानी फौज से भिड़ रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में पाक फौज की वो हालत कर रखी है कि पाकिस्तानी फौज डर के मारे उन इलाकों में जाना भी नहीं चाहती। और सिंधु देश के लिए अलग से एक आंदोलन चल ही रहा है।
पाकिस्तान की यह सोच सोचकर 74 हो रखी है कि अगर अगले कुछ दिनों में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान पर कोई हमला किया तो वो अपने ईस्टर्न फ्रंट पर भारतीय फौज से निपटेंगे या वेस्टर्न फ्रंट पर तहरीके तालिबान से। ऊपर से जब से इमरान खान को पाक फौज ने जेल में डाला है तब से इमरान के लाखों सपोर्टर्स भी पाक फौज के खिलाफ हैं। इन लोगों को संभालना भी पाक फौज के लिए बड़ा चैलेंज। ऐसे में भारत ने अगर पाकिस्तान में कोई बड़ा हमला किया तो महज कुछ ही दिनों क्या घंटों में ही पाकिस्तानी फौज के हाथ से निकल सकता है। तहरीके तालिबान के लोग कोई भी ऑपरेशन करके अफगानिस्तान में भाग जाते हैं, उन पर काबू करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप ऐसे हैं जो ईरान से भी ऑपरेट करते हैं। इस बीच भारत से भी लड़ाई अगर शुरू हुई तो पाकिस्तानी फौज के बूते की बात ही नहीं है कि वो सभी फ्रंट पर एक साथ लड़ पाए। एक्सपर्ट्स तो यहां तक बोल रहे हैं कि अगर भारत ने बॉर्डर पर मिलिट्री भी डिप्लॉय कर दी और बदले में पाकिस्तान को अपनी फौज भी बॉर्डर पर कुछ महीने लगानी पड़ गई तो उसी का इतना खर्चा हो जाएगा कि ये उसी में बर्बाद हो जाएगा। इसी सब के चलते पाकिस्तानी नेताओं को और पाक फौज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। कुछ बेचारे तो बड़ी ही घबराई हुई जबान में एक तरह से रहम की भीख मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। कुछ सिरफिरे घबराहट में न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। मतलब तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है तो भारत ने न्यूक्लियर बम के नाम पर क्या प्याज इकट्ठा कर रखे हैं बताओ। हम तो फिर भी 1.5 अरब हैं। खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भैया अगर न्यूक्लियर वॉर हुई और आपने कितने भी बंदे मार दिए तब भी हिंदुस्तान में इतने लोग बच जाएंगे कि वो मुल्क फिर से खड़ा हो जाएगा, मगर हम तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। और परमाणु बम क्या कोई दिवाली का लहसुन बम है क्या? हेलो, स्टडी के हिसाब से अगर भारत पाकिस्तान में परमाणु वॉर हुआ तो 5 से 12 करोड़ लोग तो इंस्टेंट मर जाएंगे। इसके बाद के सालों में आगे आने वाले सालों में करोड़ों लोग इसके साइड इफेक्ट से मरेंगे। कहते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो उससे इतनी राख उठेगी कि कई सालों तक आपको सूरज की रोशनी भी देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया में 15 सालों तक खाने की पैदावार कम हो जाएगी। 2 अरब के आसपास लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। ओजोन लेयर और चौड़ी हो जाएगी। इसके अलावा नदियों का पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा और भी ना जाने क्या क्या होगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने परमाणु बम मारा और सामने वाला तबाह हो गया और आप जीत गए। ये कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले परमाणु बम नहीं है। आज के परमाणु बम इतने खतरनाक हैं कि आप इसे कहीं भी फेंक दें, इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी, पूरा वर्ल्ड आ जाएगा। और आपको क्या लगता है ये सब बातें अमेरिका को या बाकी दुनिया को नहीं पता है? क्या वो ऐसी सूरत आने देंगे जब पाकिस्तान जैसा देश अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और इससे भी बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों? अगर दुनिया में सबसे ऐश परस्त कोई कौम है तो वो है पाकिस्तान की फौज। मतलब एक ऐसी कौम जिसको अय्याशी की आदत है, मुफ्त के पैसे की, दारूबाजी की आदत है, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी प्रॉपर्टी बना रखी हो। क्या ऐसे लोग कभी मरना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। मरते हैं कम पढ़े लिखे अनपढ़ जिहादी, जिन्हें पढ़े लिखे फौजी अफसर जिहाद के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब बात खुद की जान पर आ जाएगी तो सबसे पहले यही फौजी अफसर देश छोड़कर भागेंगे। मैं बता रहा हूं। यकीन ना आए तो इंटरनेट पर जाकर खुद ये चेक करके देख लो कि जितने भी बड़े पाकिस्तान के जो ये फौजी अफसर हैं ये रिटायरमेंट के बाद कहां सेटल हुए हैं, इनकी कितनी जमीन है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग इतने अय्याश और बेईमान हों उन्हें अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। ये मैं लिख कर देता हूं। अगर भारत ने हमला किया, खुद इनकी जान पर आई तो पाकिस्तान छोड़कर सबसे पहले यही लोग भागेंगे। इनफैक्ट ऐसे ही फौजियों, पाकिस्तान की फितरत और कश्मीर के बारे में, कश्मीर के जो हालात हैं उन सब के बारे में कुछ दिन पहले हमने अपने पॉडकास्ट पे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर से बात करी थी। अमेजिंग पॉडकास्ट है, एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसे जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं। पिछली 4 जंगों में इनका क्या हश्र हुआ ये सबको पता है। 1947 में देश आजाद होते ही कबायलियों के भेष में पाक फौजी कश्मीर में घुस आए थे तो हमने आज के पीओके पर कब्जा कर लिया था। 65 में अयूब खान के टाइम पर फिर पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा तो हमने 17 दिनों में उनकी नानी याद दिला दी उन्हें। 71 की लड़ाई में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही हो गए थे। 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को मुर्गा बनाकर उनके जो पिछवाड़े लाल किए थे वो अलग। और 99 में जनरल मुशर्रफ ने करगिल करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई। फिर उरी के टाइम सर्जिकल स्ट्राइक करके कई सालों बाद पहली बार उनके घर में हमने उन्हें घुसकर मारा। फिर पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके धुएं तो आज तक पाकिस्तानी फौज के पिछवाड़े से निकल रहे हैं दोस्तों। अगर इन्हें एक बार फिर अपने आप को जलील करवाना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाओ। पिछली बार हमने 2 टुकड़े किए थे, इस बार आपके पैन पिज्जा के 4 स्लाइस कर देंगे। देखिए मैं फिर से कह दूं, वॉर की बात करना, युद्ध की बात करना कोई अच्छी बात नहीं होती। असल युद्ध होते भी बहुत खतरनाक है। लोगों की जानें जाती हैं, देश पीछे चले जाते हैं, काम धंधे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन
कभी कभी परमानेंट शांति के लिए युद्ध जरूरी भी होते हैं। युद्ध जरूरी होते हैं तभी तो आप हमारे एक भी ऐसे देवी देवता बता दीजिए जिनके पास अस्त्र शस्त्र ना हो। वो अस्त्र शस्त्र रखते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो हिंसक थे, इसका मतलब ये था कि जहां भी असुर दिखें, जब भी धर्म की स्थापना करनी हो तो वो अपने अस्त्र चला सके। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है दोस्तों कि आज जितने भी लोग पाकिस्तान के कुकर्मों पर पानी डाल रहे हैं, ये बोलकर एजेंडा चला रहे हैं कि फला पार्टी तो अपने फायदे के लिए लड़ाई की बात कर रही है, पाकिस्तानी तो हमारे भाई हैं, ये लोग भी इस लड़ाई में हमारे उतने ही बड़े दुश्मन हैं जितना बड़ा खुद पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान को लेकर तो पता है कि वो दुश्मन है। ये वो लोग हैं जो खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं मगर बात और काम सारे वो करते हैं जो एक दुश्मन करता है। मोदी जी, हमने इतिहास में कई ऐसे मौके गंवाए हैं जब हम पाकिस्तान का पक्का इलाज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम चाहते तो 47 में ही पूरा कश्मीर अपने कंट्रोल में ले सकते थे, मगर चचा ने ऐसा होने नहीं दिया। हम चाहते तो 65 में भी पाकिस्तान को परमानेंट खुराक दे सकते थे, हमने फिर नहीं किया। हमने 71 की जंग में भी पाकिस्तान का 5 से 6 हज़ार वर्ग किलोमीटर का हिस्सा कब्जा लिया था, जिसमें पंजाब, सिंध और जम्मू कश्मीर के कई इलाके थे, मगर शिमला अग्रीमेंट करके हमने पाकिस्तान को फिर बख्श दिया। 99 में करगिल के टाइम भी हम चाहते तो LOC क्रॉस कर सकते थे, उसी वक्त POK को वापस ले सकते थे, लेकिन तब भी हम रुक गए। लेकिन मोदी जी, इस बार ये गलती मत करिएगा, ये पूरा देश कह रहा है। आखिर कब तक हम इन जिहादियों को माफ करते रहेंगे? आखिर कब तक ये हर बार हमारी दरियादिली का फायदा उठाकर फिर से हमें जख्मी करते रहेंगे? 1000 साल का इतिहास रहा है कि धोखा देना इनकी फितरत है। पूरा देश चाहता है कि इजराइल के नक्शे कदम पर चलिए, अपने दुश्मन को उसके पैरों पर खड़े ही मत होने दीजिए, उसे इस लायक ही मत छोड़िए कि वो दोबारा कभी आंख दिखा पाए। जियाउल हक ने कहा था कि वो भारत को 1000 जख्म देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के 1000 न सही दर्जनों टुकड़े तो कर ही दिए जाए। अपने बलूच भाइयों को, सिंधी भाइयों को, पश्तूनों को पाकिस्तानी फौज के कब्जे से आज़ादी दिलाई जाए। उन पाकिस्तानियों को भी ऐसी फौज से मुक्ति दिलाई जाए जिनकी जिंदगी इन बेईमान फौजियों ने बर्बाद करके रख दी है। ये सब करना होगा, इसी सरकार को करना होगा। भगवान के लिए इस बार ये मौका चूकने ना पाए। हम बेगुनाह भारतीयों को यूं और मरते नहीं देखना चाहते। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भवानी, जय भारत। ओके, सो देखिए, आरजे रौनक ने जो बात कही है कि गलतियां हमने पहले बहुत सारी की हैं और अब गलती हम ना करें, तो मैं बताऊं कि दिस इज़ दी ओनली गवर्नमेंट, मोदी जी की या गवर्नमेंट कहें या मोदी जी से कहें, कि मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ ऐसा सख्त और तगड़ा डिसीजन ले सकता है, दैट इज़ ओनली मोदी। और मोदी जी के अलावा किसी और से ये चीज़ों की उम्मीद करना मुझे नहीं लगता कि हमें करनी चाहिए। और क्योंकि अभी उनकी ही गवर्नमेंट है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो वही एक ऐसा तगड़ा एक्शन ले सकते हैं जिससे कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं और ये दोबारा कुछ ऐसी नापाक हरकतें ना कर पाएं। बाकी देश में हमारे, जैसा कि वीडियो में बताया गया, कि हमारे देश के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फ़ायदे के लिए कई बार ऐसे कमेंट, ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं। और कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जो कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं और वो लोग आके यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर जा रहे हैं। तो पार्टी बहुत सारी हैं, पार्टी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होना एक अलग बात है। आप एक दूसरे से अग्री करते हैं, नहीं करते, सबकी पार्टी की अपनी एक सोच है। कोई किसको सपोर्ट करता है, कोई किसको सपोर्ट करता है, आप करिए। बट बात यहाँ पे ये है कि जब बात देश की हो तो सारे लोग एक ही पेज पे होने चाहिए, सब लोग एक साथ खड़े होने चाहिए, ना कि अलग अलग। हम धर्म के आधार पे चीज़ें बांट लेते हैं, हम कास्ट के आधार पे चीज़ें बांट लेते हैं। पार्टी के मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, आप एक और दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी किसी और पार्टी की है तो आप क्या करते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी की तो गवर्नमेंट है ही नहीं, तो हमारा काम है कि हम विरोध करेंगे, तो हमें तो करना ही चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है, हमें अपने दिमाग से चीज़ें सोचनी है, क्या सही है क्या गलत है। आई एम नॉट सेइंग कि ये गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छा ही करेगी, परफेक्ट करेगी। ये भी लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं ये भी लोग हैं, इंसान हैं, गलतियां इनसे भी हो सकती हैं, क्वेश्चन करना हमारा काम है। बट जहाँ पे कि जो ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जहाँ की कुछ कायर लोग आके निर्दोष लोगों को मार के चले जाते हैं या आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी वाली जो सिचुएशन होती है इसमें हम सबको एक जगह खड़े होना चाहिए एज अ नेशन, ताकि दुश्मनों को ये पता चले कि भाई हम सब एक हैं अगर ऐसी कोई बात आ जाएगी तो।
बाकी पाकिस्तान के अंदर वैसे भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चल रही हैं। BLA उनको मार रहा है, उधर से ये तहरीक तालिबान जो भी है वो उधर का चल रहा है। तो मैं तो बोलूँगा कि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सिचुएशन है जो डर वो हमेशा से अपने लोगों को दिखाते रहा है पहले से, और जिसके आधार पर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी पूरा ये गेम चलाती है और रूल करती है। क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो तो नाम की गवर्नमेंट होती है, सबको पता है, एक्चुअल में रूल कर रही है आर्मी। तो वो लोगों को टाइम टाइम पे जब ये चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, डर खत्म होने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा चीज़ लेके आते हैं जिससे कि वहाँ के लोगों को, जो पाकिस्तानी लोग हैं, उनको लगने लगे कि वो इंडिया आके हमको मारेगा और हमें तो बस यही बचा पाएंगे। तो वो अपना इमेज बिल्डअप करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करते हैं, और ये भी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उसी का ही पार्ट था। बट कई बार गलतियां बहुत महंगी पड़ जाती हैं, और मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ तो होने वाला है और बहुत तगड़ा होने वाला है, और ऐसा घाव पाकिस्तान को मिलने वाला है इस नापाक हरकत के बदले कि वो ज़िंदगी में भूल नहीं पाएगा कभी भी। बाकी 7-8 दिन आई थिंक हो चुके हैं इस घटना को हुए। मुझे लगता है कि ये ग्राउंड लेवल पे हमें कोई बड़ा जो चीज़ है कब देखने को मिलेगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं इन सबको करने के लिए। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि भाई आज हो गया कल हम उसको ठोक देते हैं, है ना। तो और कहीं ना कहीं जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं सब लोगों ने इस चीज़ को जो है कंडम किया है। सब लोगों ने फ़ोन करके, ऑलमोस्ट जो बड़े राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्होंने मोदी जी से बात भी करी है, ट्वीट करे हैं। तो जो भी बड़े अच्छे कंट्रीज़ हैं वो ऑलमोस्ट फेवर में दिख रहे हैं। पाकिस्तान के फेवर की बात करें तो फुल के फेवर तो नहीं, लेकिन काइंड ऑफ जब पाकिस्तान ने बोला कि हम एक निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, तो उसमें भाई चीन ने अपने सुर में सुर मिला दिए। ठीक है, चीन का सुर में सुर मिलाना थोड़ा बनता भी है। चीन ने बहुत पैसा लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसका पैसा ना डूबे तो भाई उसको पैसा उससे वापस लेना है, तो वो भी एक बात है। और बाकी ऐसा है कि इतना मैं जानता हूँ कि जो भी होने वाला है बहुत तगड़ा होने वाला है, पाकिस्तानी झेल नहीं पाएंगे, और होना भी चाहिए ताकि इन लोगों को पता चले कि ये किससे पंगे ले रहे हैं। आप ऑलरेडी जो है एक दशक काइंड ऑफ पीछे चल रहे हो, खाने के लाले पड़ रहे हैं, आटा नहीं है आपके यहाँ पे, अब तो पानी भी बंद हो गया आपका। ठीक है, बाप से पंगा नहीं लेते यार, ठीक है, महंगा पड़ता है। तो पाकिस्तानियों थोड़ा अपनी हालत देखो, अपनी चीज़ें समझो, लोग तुम्हें किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तुम्हें क्या है कि अब इंडिया से एक बंदा बोल रहा है तो शायद तुमको सुनने में बुरा लगेगा, बट एक बात अपने जहन में सोच के देखो, खुद से सोचो कि ये लोग तुम्हारे साथ में इतने सालों से, इतनी सदियों से, मतलब ये 70-75 सालों से कैसे खेलते आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग के साथ में। तुम्हें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया हुआ है, तुम सिर्फ इनके चक्कर में आते हो, तुम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो। अच्छा, और बात आई कि हाँ, जो वीडियो में था कि क्या ये आसिफ मुनीर जैसे लोग क्या ये मरेंगे? भाई उनको मरने की ज़रूरत क्यों है? मरने के लिए उन्होंने तुम जैसे जो पाकिस्तानी जो अनपढ़ गवार लोग हैं उनको जो है जिहाद के नाम पे खड़ा कर तो रखा है। आप मरो, आप सारे लोग मरोगे, ये लोग अय्याशी करेंगे, मज़े करेंगे। और जहाँ तक अगर आपको पता हो तो आसिफ मुनीर ने अपनी फैमिली को ऑलरेडी कनाडा विदा कर चुका है। ठीक है, कि आप निकलिए यहाँ से, पहले उनको सेव कर लिया। यहाँ से ये जब आप देश में एक ऐसे पद पे बैठे हुए हो और आप अपनी फैमिली को सेव करने के लिए उनको कनाडा भेज दे रहे हो, बाकी सारी जनता यही है, जो मरेगा वो यहाँ वाले मरने दो, मैं अपनी फैमिली को भेज देता हूँ पहले। ऐसी शायद बिलावल भुट्टो के बारे में भी कोई न्यूज़ आ रही थी, उसकी फैमिली भी यहाँ से निकल चुकी है। और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को फॉरेन के अंदर, क्योंकि सबके पास में जितने भी आर्मी प्रोफेशनल्स हैं इनके पास में, सबके पास में अपने अपने घर हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उन्होंने भेज दिया होगा। एनीवेज, ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे और इंतज़ार करते हैं कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली है। और इनका वो हाल होना चाहिए कि ज़िंदगी में दोबारा ये आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको करने के बारे में सोचें तक नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।